अच्छा, जिन लेडीज के मिसकैरेजेस हो जाते हैं, लाइक उनके 3 मंथ्स में हो गए, या वो बार बार कंसीव कर रही हैं और उनका बार बार मिसकैरेज हो रहा है, तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं और इसको हम किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं? जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये तो ये भी आजकल बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं कि एक इम्पोर्टेंट बात है जो लोगों को पता होनी चाहिए कि भई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट माहिरा अंसारी और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी नई मेहमान डॉक्टर इकरा शाहिद। ये जिना यूनिवर्सिटी से सिल्वर मेडलिस्ट हैं और अब जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर से गायनी ऑप्स में स्पेशलिस्ट बन रही हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस। आज के दौर में खवातीन को बहुत ज़्यादा इश्यूज होने लग गए हैं बेबी कंसीव करने में, प्रेग्नेंट होने में, या अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनके मिसकैरेजेस हो जाते हैं। तो आज हम डॉक्टर इकरा शाहिद से बहुत सारी बातें करेंगे और उनसे बहुत सारे सवालात करेंगे कि किस तरीके से इन तमाम मसाइल से हम निपट सकते हैं और क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए, हमें किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए खाने पीने में। इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या मेडिकेशंस हैं जिनको यूज़ कर कर हम बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। तो इकरा बताइए कि ऐसे कौन से इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से बेबी कंसीव नहीं हो पाता? हुँ। अच्छा, पहले तो ये है कि लोगों ने तो इस बात को बहुत ज़्यादा अपने सर पे सवार किया हुआ है। एक स्ट्रेसफुल कंडीशन बन गई है ये कि लोग जो है वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए जो कपल्स हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं आजकल। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं। कुछ डिपेंड करते हैं पहले तो इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ पे कि कुछ फीमेल रिलेटेड कॉजेज़ होते हैं, कुछ मेल रिलेटेड कॉजेज़ होते हैं। तो सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है कपल्स को समझना कि बेसिकली इनफर्टिलिटी है क्या। ये बेसिकली ये है कि कुछ कपल्स मेरे पास आते हैं परेशान हो जाते हैं कि जी शादी को 6 महीने हुए हैं और हमारी सास ने कहा है कि भाई इलाज कराओ, और इस तरह के काफ़ी मसले होते हैं। बट एक्चुअल जो बुक्स कहती हैं वो ये कहती हैं कि आपको 1 साल तक वेट करना है। आपने अपने आप को और अपने कपल को या अपने हस्बैंड को टाइम देना है। पहले तो अंडरस्टैंडिंग होनी है, इसके बाद ये है कि आपको 1 साल तक आपको वेट करना है, आपको 1 साल तक अपनी प्रैक्टिस रखनी है, ताकि आप 1 साल के बाद आप इनफर्टाइल डायग्नोज होते हैं। इससे पहले आप अपने इलाज के लिए परेशान ना हो और अपने आप को ये ना कहें कि जी मुझे अभी तक कंसीव नहीं हो रहा, मुझे मसला है, मेरे शौहर में मसला है। तो सबसे पहले ये है कि आप अपने आप को टाइम दें। और इसके बाद जो है वो बुक्स भी यही कहती हैं कि आफ्टर 1 ईयर ऑफ रेगुलर मैटिंग, रेगुलर इंटरकोर्स के बाद, यानी कि 1 साल के बाद हम इसको इनफर्टिलिटी को डायग्नोज करते हैं। तो फिर हम लैब्स की तरफ, टेस्ट की तरफ जाते हैं, और फिर काफ़ी कपल्स होते हैं जो हकीम की दवाइयों पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। तो उनमें ये होता है कि फिर वो लॉन्ग कोर्स हो जाता है, और ऑब्वियसली हम तो खैर हार्मोनल ट्रीटमेंट मतलब हकीम की दवाइयों पे इतना नहीं डिपेंड करते हैं। तो ये कहते हैं कि भाई जो असल वजह है वो पता हो। तो फीमेल रिलेटेड कॉजेज भी हैं, मेल रिलेटेड कॉजेज भी हैं। तो फीमेल रिलेटेड ये है कि अक्सर औरतों को शादी से पहले होता है पीसीओएस, जिसकी वजह से उनको कंसीव करने में मसला होता है। और इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, ठीक है। उनके जो है ना वो पीछे बैक पे इनके जो है ना वो लाइनें पड़ती हैं, यहाँ पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एक्नी होना शुरू हो जाती है। तो वेट गेन हो जाता वेट है। गेन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। उन्हें शुगर, इनकी शुगर भी कुछ लोगों को फिर अनकंट्रोल हो जाती है अगर वो ऑलरेडी डायबिटिक होते हैं। तो ये पीसीओएस कहलाती है, अलामत आना शुरू होती है, और ये पहले से भी होती है। शादी से पहले भी काफी औरतों वो खुद बता रही होती है कि जी हमें शादी से पहले नॉर्मली अब पीसीओएस तो का 90% खवातीन को पीसीओएस है। पीसीओएस अब बहुत आम हो चुका है, बट इट इज ऑल्सो नॉट द वेरी, मतलब ये कि बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। नो, पैनिक ना करें, ठीक है। इसमें भी ये है कि आपने अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि पीसीओएस की ट्रीटमेंट भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, वेट लॉस है, एक्सरसाइजेज हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इसके बाद अगर 6 महीने तक हम पहले पेशेंट को कहते हैं कि आपने अगर पीसीओएस डायग्नोज होता है, पीसीओएस डायग्नोज की भी 3-4 क्राइटेरियाज हैं कि अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे भी होता है, और आपको फिर सिम्टम्स भी आना शुरू हो जाते हैं, और आपको पीरियड्स भी इरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं। ये 3 चीज़ें होती हैं जो पीसीओएस को डायग्नोज करती हैं। तो अगर औरत को पीसीओएस का मसला है तो उससे सबसे पहले 6 महीने तक अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पर ध्यान रखना है, वेट लॉस करना है, एक्सरसाइज करना है, स्ट्रेस नहीं लेना, ये तमाम चीज़ें हैं। इसके बाद जाके उनकी जो है वो ट्रीटमेंट दी जाती है बेबी कंसीव करने के लिए भी। उसमें भी देखा जाता है, अल्ट्रासाउंड कराए जाते हैं, और अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि कितने उसके फॉलिकल्स बन रहे हैं, कितने अंडे बन रहे हैं, ठीक है। और मतलब ये ओवरी सही काम कर रही है, तो उसमें भी अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, हार्मोनल टेस्ट कराए जाते हैं। और आज सबसे इम्पोर्टेंट वजह आजकल ये थायराइड का इशू, औरतों में थायराइड का इशू बहुत ज्यादा है।
मतलब ये है कि अच्छा थायराइड तो काफी लोगों को पता ही नहीं होता कि होता क्या है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि हमें थायराइड है? लेकिन थायराइड अच्छा लोगों को कहते हैं गदूद की बीमारी होने, ये भी नहीं समझ आता, गले की बीमारी ये भी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोगों को पता ही नहीं थायराइड है क्या। तो बेसिकली लोगों को सिम्टम्स आएंगे, अगर हाइपोथायराइड है, थायराइड का फंक्शन कम हो गया है, तो वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन होगी आपको, इस तरह से है कि आपकी जो है ना वो आपको सर्दी ज्यादा लगना शुरू हो जाएगी, कोल्ड इंटॉलरेंस होगी, ठीक है, ये तमाम अलामत आपको होंगी। इसके अगर आपको थायराइड बढ़ा हुआ है तो आपको उसका अपोजिट होगा, यानी कि आपको बिल्कुल आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाएगा, डायरिया रहने लगेगा, ट्रिमर्स होंगे, गर्मी लगने शुरू हो जाएगी, मतलब आपको सर्दी के मौसम में आपका पसीना आ रहे होंगे, वेट लॉस होगा। दीज ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ थायराइड ना। तो थायराइड में भी काफी पेशेंट्स को मैंने देखा है जो थायराइड का मसला है वो नहीं कंसीव करते तो थायराइड करेक्ट ना हो। तो थायराइड करेक्ट करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको TSH T3 T4 कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे जो पेशेंट्स आते हैं जो इनफर्टाइल होते हैं, जो कपल्स जिनको कंसीव करने में मसला होता है ना, तो उनमें हम जो है वो पहले थायराइड के टेस्ट कराते हैं, हार्मोनल टेस्ट करवाते हैं, ऐसी कंडीशन में भी उसकी भी ट्रीटमेंट होती है, तो लिहाजा 3-4 बेसिक टेस्ट करवाए जाते हैं, ठीक है। अमूमन कपल्स तो ये चीजें सही होने के बाद ही कंसीव कर लेते हैं। लेट्स सपोज अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो फिर यह है कि उनमें फिर हम हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं 3 मंथ्स के लिए, या तो फिर हम ये करते हैं कि उनके साइकिल्स रेगुलर करते हैं, साइकिल्स रेगुलर नहीं है तो वो इम्पोर्टेंट है। फिर यह है कि अब अगर सब कुछ नॉर्मल आ गया, ठीक है, और अगर हमने मेल की साइड से भी देख लिया कि मेल की रिपोर्ट्स भी ठीक हैं, देन हम जो है वो फिर ओव्यूलेशन इंडक्शन की तरफ जाते हैं, यानी कि हम ऐसे ट्रीटमेंट देते हैं जिससे जो है वो आपकी जो ओवरीज हैं वो एग्स बनाना शुरू कर देती हैं और इतने मेच्योर एग्स बना लेती हैं कि वो कंसीव कर लेते हैं। बट इट इज़ वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट, वो इसलिए क्योंकि कुछ साइकिल्स के बाद कभी कभी एक कपल्स को पहले साइकिल में रिजल्ट आ जाता है, किसी को 2 साइकिल्स के बाद, 3 साइकिल्स के बाद। तो इस ट्रीटमेंट में इंजेक्शंस वगैरह यूज होते हैं, तो वो किस तरीके से होते हैं, लाइक कहाँ लगते हैं, हाथ में लगते हैं, पेट में लगते हैं, या? जी उसमें होता है कि आपको शुरू में जो है वो पहले तो हम आपकी साइकिल्स को जो है ना वो पूरा मॉनिटर कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले औरत को भी साइकिल का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, उसे ये पता होना चाहिए कि उसके फर्टाइल डेज कौन से हैं, इनफर्टाइल डेज कौन से हैं, फर्टाइल कौन से होते हैं और इनफर्टाइल कौन से होते हैं, ये जरा क्लियर करें जिनको नहीं पता। हाँ ठीक है, आपको मतलब ये कि अपने पीरियड्स के बाद जो है वो आपका जो डे 7 है, यहाँ से आपके डे 7-8 से फर्टाइल डे शुरू होते हैं अप टिल डे 13, ठीक है। तो आपको खुद कैलकुलेट करना है कि अब आपका कौन सा डे है, और इस डे में जो है वो आपने जो है ना वो ज्यादा ट्राई करना है। ओके एंड फिर ये होता है कि हम मतलब कि जब हम मेडिकेशंस देते हैं वो उस तरह देते हैं कि मैं 5 डेज के लिए मेडिकेशंस देते हैं, यानी कि डे 2 से लेकर डे 7 तक 6 तक हमें मेडिकेशंस लेनी होती है रोजाना, एक टैबलेट। बट उसके भी बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, बिकॉज उसके भी अपने ही साइड इफेक्ट्स हैं, बिकॉज ये एक कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट है, मैंने पहले बताया आपको, ये वेरी कॉस्टली एंड वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड। इसके जो इंजेक्शंस हैं वो बहुत महंगे होते हैं, मतलब बेशक 5,000-6,000 का एक इंजेक्शन होता है। और ये कब तक लगाने पड़ता है? ये आपको हर साइकिल में, मतलब आपका अभी साइकिल चल रहा है पीरियड का जिसको मैं बता रही हूँ, डे 2 से लेकर डे 7 तक आपने टैबलेट्स लेनी है, देन आपको डे 8 पे एक इंजेक्शन लगेगा, डे 10 पे एक इंजेक्शन लगेगा, एंड देन डे 12 पे हम फिर अल्ट्रासाउंड कराएंगे। फिर इन दिनों में ही आपने अपना जो है ना वो ख्याल रखना है कि आपने इन दिनों में ही जो है वो इंटरकोर्स करना है। और फिर इसके बाद जो है वो अगर ये साइकिल फेल हो जाता है तो ऑब्वियसली पेशेंट कंसीव नहीं करेगी, डे 17 फिर से ब्लीड होना शुरू हो जाएगा। तो कभी एक साइकिल, फिर सेकंड साइकिल, किसी को थर्ड साइकिल में हो जाते हैं। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी वजह से ट्विन प्रेगनेंसी के खतरे, ठीक है, मतलब ये होता है कि पेशेंट को जो है ना अक्सर हमने देखा है कि जो ओवुलेशन इंडक्शन से पेशेंट कंसीव कर होता है उन्हें ट्विन प्रेगनेंसी हो जाती है, या तो मिसकैरेज हो जाते हैं, तो या तो फिर ये है कि मतलब ये इसकी भी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। और इसकी मेडिकेशन की डोज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि आपने जो है वो बिल्कुल रेगुलर सब कुछ रेगुलेटरी देखनी है कि ओवरडोज ना हो जाए। उसकी वजह से OHSS हो जाता है, यानी कि ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, आपकी ओवरीज जो है वो ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाती हैं, वो एक बहुत बड़ी फिर मसला बन जाता है। तो यह है कि माशाल्लाह से अमूमन कपल्स जो है वो इस तक नहीं जाते, और मतलब पहले के ट्रीटमेंट में ही वो कंसीव कर लेते हैं, उनकी चीजें रेगुलेट होती है, लाइक थायराइड रेगुलेट हो गया, उनको PCOS करेक्ट हो गया, ठीक है, तो फिर इस तरह से वो कंसीव कर लेते हैं। अच्छा, समटाइम्स कुछ लोग के साथ ऐसा भी इश्यूज होता है लेडीज के साथ कि वो प्रेग्नेंट तो हो जाती हैं लेकिन आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स उनको मुलार प्रेगनेंसी होती है, या ये पता चलता है कि उनके बेबी बैग में पानी उतना नहीं है जितना होना चाहिए, या जो है साइज इंक्रीज नहीं हो रहा बेबी का एंड ऑल एक्सेट्रा, कुछ इस तरीके की भी इश्यूज आते हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ा हमें गाइड करें। अच्छा, प्रेगनेंसी में भी ये इम्पोर्टेंट है कि फीमेल्स की सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रॉपर बुकिंग हो, ठीक है,
औरत को ज़रूरी है कि कम से कम 5 विजिट्स तो अपने पूरे प्रेगनेंसी में करे डॉक्टर के पास। काफ़ी पेशेंट्स होते हैं जो 7th या 8th मंथ पे ही आती हैं, ठीक है, बुकिंग वक्त के वक्त। तो ये तो बिल्कुल ही, मैं तो कहती हूँ, गलत प्रैक्टिस है। औरतों को जो है वो पहले बुकिंग में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, प्रेगनेंसी को हम 3 ट्राइमेस्टर वाइज डिवाइड करते हैं, ठीक है, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 3 मंथ्स, देन 6 मंथ सेकंड ट्राइमेस्टर एंड देन थर्ड ट्राइमेस्टर। तो अब ये होता है कि आपको जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने एक बुकिंग विजिट करना है, जिसमें आपकी सारी बेस लाइन, सारी इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। अगर कोई पेशेंट हाइपरटेंसिव है, किसी को ब्लड प्रेशर का मसला है या बेबी शुगर का मसला है, वो पहले ही 3 महीनों में डायग्नोस होके और उसी वक्त ही ट्रीट हो जाए, देन इट विल बी बेटर फॉर द पेशेंट एंड द बेबी, ठीक है। अब कुछ कह रही है कि जैसे कि अब बेबी का कभी ग्रोथ रुक जाती है, या जो आप मसले बता रही है जैसे कि पानी ज्यादा हो जाना बच्चे का, तो पॉलीहाइड्रोअमनियाज यानी कि पानी ज्यादा हो जाना ड्यू टू डायबिटीज, ठीक है। अब अगर आप पहले से डायग्नोज नहीं करेंगे, शुगर अनकंट्रोल रहेगी पेशेंट की, तो बच्चे को भी नुकसान, और बच्चे के स्टिल बर्थ होने के, यानी कि बच्चे के फौत होने के पेट में बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसमें शुगर के लिए। तो लिहाजा आपने शुगर का टेस्ट, आपको पता, अगर आप बेबी शुगर डायग्नोज है, देन यू मस्ट टेक अ ट्रीटमेंट। इस तरह से अगर आप ब्लड प्रेशर का मसला है, तो ब्लड प्रेशर की वजह से ग्रोथ रुक जाती है, जिसकी वजह से वो IUGR और FGR की तरफ, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन की तरफ पेशेंट जाना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके भी अलग अलग ग्रेड्स हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर। फिर उसमें भी हमें ये होता है कि अगर माइल्ड आ रहा है तो हमें कब अल्ट्रासाउंड कराना है, वीकली कराना है, ट्वाइस वीकली कराना है। सिवियर होता है तो फिर मतलब एक होता है रिवर्स डायस्टोलिक फ्लो। ये भी काफ़ी ग्रेड्स हैं ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन के। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप विजिट पहले ही ट्राइमेस्टर में विजिट कर रहे हैं, तो हम सारी आपकी बेस लाइन्स कराते हैं, तमाम आपकी BP चेक होता है, शुगर चेक होता है। फिर इस तरह से एक अल्ट्रासाउंड होता है इनिशियली, ठीक है। फिर एक 20 वीक्स पर अल्ट्रासाउंड होता है, यानी कि 5वें महीने पे। 5वें महीने पे औरत को खैर बुक से कहती हैं कि क्वैकनिंग, यानी कि बच्चे ने लात मारना शुरू कर देनी, मूवमेंट करना शुरू कर देनी है, बट किसी और को लेट होती है, वो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बट 20 वीक्स पे आपने जो है वो एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जिससे बच्चे की बनावट, यानी कि नॉर्मली स्कैन कहते हैं उसको, बनावट का पता चलता है। फिर इस तरह एक लास्ट ट्राइमेस्टर में ग्रोथ स्कैन कराते हैं, तो बच्चे की ग्रोथ का पता चलता है। और अल्लाह ना करे कभी ऐसा होता है कि प्लेसेंटा के प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी कि अवरनाल के, या कॉर्ड का थोड़ा इशू आ जाता है, बिल्कुल। तो वो अमरनाल नीचे की तरफ होती है। अगर पहले आपका सिजेरियन है और अगर आपकी जो है वो अमरनाल नीचे की तरफ है, तो ये एक बड़ी पेचीदगी वाली बात है, क्योंकि वो टाँकों से चिपकी भी हो सकती है, जिसको हम प्लेसेंटा एक्रीटा या प्लेसेंटा इनक्रीटा बोलते हैं। तो ऐसी पेचीदगी में अगर पेशेंट डायग्नोस होती है, तो हम उसको फिर एडमिट करते हैं बेड रेस्ट के लिए। ऐसे पेशेंट्स को स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट कहते हैं कि ब्लीड ना हो जाए। और फिर ये कि एक अलग तरह की कॉम्प्लिकेशन है, अगर लो लाइन प्लेसेंटा भी है तो भी ये भी अलग पेचीदगी है। तो लिहाजा पेशेंट को अपना ख्याल रखना होता है, वजन नहीं उठाना होता, ठीक है। ऐसे पेशेंट्स को हम कुछ मेडिकेशंस पे रखते हैं ताकि जो है वो इनकी प्रेगनेंसी ठीक तरह से गुजर जाए। अच्छा, जिन लेडीज के मिसकैरेजेस हो जाते हैं, लाइक उनके 3 मंथ्स में हो गए, या वो बार बार कंसीव कर रही हैं और उनका बार बार मिसकैरेज हो रहा है, तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं और इसको हम किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं? जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये तो ये भी आजकल बहुत ही ज़्यादा, मतलब कहते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट बात है जो लोगों को पता होनी चाहिए कि भाई ऐसा एक डिजीज़ है, इसको हम एप्लास कहते हैं, एंटी फॉस्फोलिपिड ल्यूपस सिंड्रोम। इसमें ये होता है कि भाई आपकी बॉडी में ही आपके बेबी के अगेंस्ट ऐसी एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं जो मतलब कि बच्चे को ग्रो नहीं होने दे रही होती हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि वो मतलब वो हर पेशेंट ने ऐसे, मतलब कि ऑब्वियसली अब तो बहुत ही कॉमन हो गया है, मगर ऐसी पेशेंट्स में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने प्रॉपरली विजिट किया है, आपने स्टार्टिंग से ही ट्रीटमेंट ले ली है, क्योंकि वो खून गाढ़ा हो जाता है जिसकी वजह से वो एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती है। तो आपको खून पतला करने की, यानी कि एस्पिरिन स्टार्ट कराई जाती है, आपको ऐसी मेडिकेशन दी जाती है जिससे आपकी प्रेगनेंसी ठहरे और आपकी प्रेगनेंसी सेफली गुजर जाए। तो ये बहुत कॉमन है। बाकी मिसकैरेजेस के काफ़ी कॉजेज़ हैं, ठीक है। क्रोमोसोमल कॉज होता है, यानी कि जेनेटिक कॉज होता है, यानी कि इसमें ये होता है कि मतलब जेनेटिक कॉज है, यूट्राइन की एनोमलीज काफ़ी औरतों की जो बच्चेदानी है, जो यूट्रस है उसमें बाय बर्थ ऐसा डिफेक्ट होता है, बायसेप्टेड यूट्रस होता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव करने में मुश्किल हो जाती है कि आपका जो यूट्रस है उसके अंदर जो है वो ऑलरेडी पार्टीशन हुआ हुआ है इन अ सेंस, ठीक है। या कोई बिग फाइब्रॉइड होता है, कोई रसोली हो जाती है जिसकी वजह से वो कंसीव करने में मसला है। इस तरह से काफ़ी कॉजेज़ हैं। थायराइड एक अपना प्रॉब्लम है, जो कि थायराइड की वजह से मिसकैरेजेस हो जाते हैं। तो थायराइड, PCOS, ये बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीज़ हैं जिसमें जो है लेडीज बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही होती हैं। बेसिकली ऐसे कपल में अगर ब्लड ग्रुप सेम है, जैसे लाइक हस्बैंड का ये पॉजिटिव है और वाइफ का भी ये पॉजिटिव है, तो भी प्रेगनेंसी में इश्यूज आते हैं, ऐसा मैंने सुना है और बहुत सारे लोग भी कहते हैं। तो मेडिकल क्या कहता है इसके बारे में?
अच्छा, इसका ये इशू है कि ये बिल्कुल गलत बात है कि सेम ब्लड ग्रुप है, दैट इज वेरी मच रॉन्ग मिथ। मुझे नहीं ओके। पता कैसा क्यों लोग कहते हैं, बट ये है कि अगर फीमेल का ग्रुप नेगेटिव है उससे जरूर रिलेशन है। उससे ये रिलेशन है कि रीसिस इम्यूनाइजेशन का सिस्टम होता है, ठीक है, जिसमें होता है कि आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं। अगर बी नेगेटिव क्या सॉरी कोई भी नेगेटिव ग्रुप है औरत का, ठीक है, और उसका बेबी जो पैदा हुआ वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसके खिलाफ जो है मदर के अंदर एंटीबॉडीज बन गई, यानी कि बच्चा पॉजिटिव था, माँ नेगेटिव है, ठीक है, और हस्बैंड भी अगर पॉजिटिव है, सही है, तो ज्यादा है कि अगर हस्बैंड नहीं है, मतलब अगर हस्बैंड पॉजिटिव है तो बच्चे के पॉजिटिव होने के चांसेस ज्यादा है। अगर बच्चा पॉजिटिव है और माँ नेगेटिव है तो माँ को जो है वो एक इंजेक्शन लगाना जरूरी है, लाजमी है डिलीवरी के बाद, कि आपने विद इन 72 आवर्स एक इंजेक्शन होता है जो कि एंटी-डी के नाम से आता है। काफी लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते बिकॉज इट इज वेरी कॉस्टली इंजेक्शन और बहुत मुश्किल। तो वो क्यों जरूरी है लगवाना? वो इससे होता है कि जो एंटीबॉडीज मदर के अंदर बनी है वो पॉजिटिव बच्चे के लिए, उसके मदर के अंदर जो एंटीबॉडीज मौजूद हैं वो उसी वक्त ही खत्म हो जाए, उसके अगेंस्ट काम करना बंद हो जाए, ताकि नेक्स्ट प्रेगनेंसी, क्योंकि इस प्रेगनेंसी में इसका मसला नहीं होगा, अब उसका जो अगला बच्चा होगा वो अनॉमलिस पैदा होगा, यानी कि वो एंटीबॉडीज अब उसके नेक्स्ट बच्चे में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू करेंगी। तो अगर उसकी फैमिली पहला बच्चा है, फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है, अगर चले बीटीएल करा लिया, यानी कि आपने उससे बच्चे बंद करा लिए हमेशा के लिए, फैमिली कंप्लीट है, देन तो फिर वो कंसीडर कर सकते हैं, सही। बट अगर जो है वो हस्बैंड पॉजिटिव है, बच्चा भी पॉजिटिव है, माँ नेगेटिव है, देन शी शुड टेक एंटी-डी आफ्टर एवरी प्रेगनेंसी। हर प्रेगनेंसी के बाद जो बच्चा पैदा होता है उसका ब्लड टेस्ट कराया जाता है, प्लेसेंटा से ही कॉर्ड ब्लड भेजा जाता है। लाइक सपोज अगर मदर पॉजिटिव है और बेबी नेगेटिव है तब भी डजंट मैटर। अच्छा, अगर पॉजिटिव है तो डजंट मैटर, माँ का नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ओके ओके ओके, ये एक इम्पोर्टेंट इशू है। और काफी कहते हैं कि नहीं जी हम अभी नहीं लगवा सकते, हम बाद में लगवाएंगे, बट इट मस्ट टेक विद इन 72 आवर्स, क्योंकि 72 आवर्स तो के बाद क्या कॉस्ट रहती है उसकी, अगर कुछ आइडिया दे मार्केट में 15,000 18,000 तक का मिलता है एक इंजेक्शन। सो जब भी दैट्स व्हाई दे सेड वी कैन नॉट अफोर्ड, एंड जी फिर वो बेचारे जो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ये है कि हम फिर सबको काउंसिल करते हैं जी, आप ये पेचीदगियाँ हो सकती हैं, आपकी अगली प्रेगनेंसीज में मसले हो सकते हैं, लाइफ टाइम एक इस तरह के बच्चे को संभालना भी तो मुश्किल है ना, जो कि ऑलरेडी अनॉमलस हो या उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, तो इससे अच्छा कुछ लेडीज या कुछ मदर्स ऐसी होती हैं जो बेचारी कंसीव नहीं कर पा रही होती हैं एंड वो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होती हैं, देन वो जाते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज के साथ, तो ये ट्रीटमेंट क्या है, किस टाइप का होता है? ये तो बड़ा कॉमन टर्म है टेस्ट ट्यूब बेबीज, लेकिन हमारी ज़बान में इसको हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF या ICSI होता है, ठीक है, जिसके अंदर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होता है, जिसके अंदर ये होता है कि आपको पूरी तरीके से मॉनिटर किया जाता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं इसमें। ये होता है कि भाई आपके जो स्पर्म है, IVF में तो होता है कि स्पर्म को और एग्स को जो है वो पहले तो एक तो फीमेल के एग्स को मतलब साइकिल्स को रेगुलेट किया जाता है, एंड देन फॉलिकल्स ट्रैक किए जाते हैं, फिर इसके बाद जो है वो जिस डे पे मतलब जिसकी डे 12 पे बहुत अच्छे फॉलिकल्स बनते हैं, तो उस वक्त अल्ट्रासाउंड गाइडेड जो है वो अल्ट्रासाउंड के जरिए उनके एग्स लिए जाते हैं फीमेल में से स्पर्म, और उसको जो है वो फर्टिलाइज किया जाता है, एंड देन उसको जो है वो इम्प्लांट किया जाता है इनटू द यूट्रस ऑफ द फीमेल। ये एक पूरा प्रोसीजर है और ये बहुत कॉस्टली प्रोसीजर है, इसके भी हर जगह नहीं होता, इसके भी कुछ स्पेसिफिक जगहें हैं वहाँ पे ये होता है, बहुत स्पेशलिस्ट हैं इसके, ठीक है, और ये है कि इसके भी फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और अब एक तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि ये बहुत लेमन मैंने सुना है कि जी हमारे भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जानने वाले जो ये कहते हैं कि जी ये बिल्कुल हलाल नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा मेडिकल में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, भाई आपका ही एग है, आपका ही जो है वो स्पर्म है, आपका पार्टनर का स्पर्म है, आपका खुद का एग, एग्जैक्टली। तो अब ये एक आपको एक असिस्टेड तरीका है कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं एंड यू आर फाइनेंशियली स्ट्रांग, देन यू कैन गो विद टेस्ट ट्यूब बेबीज एंड ऑल। तो ये एक तरीका है। एक होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्पर्म लेके एग में डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है, तो ये भी एक तरीका है। तो ये है कि इसके भी अपने साइड इफेक्ट्स नहीं, मतलब ये कहना चाहिए फेलियर रेट्स सक्सेसफुल रेट्स भी हैं। लेकिन ये मैंने ऐसा सुना है कि बहुत ज्यादा जो है ना इसमें प्रिकॉशंस होती हैं, एहतियात करनी पड़ती हैं हर एक चीज की, और ट्रीटमेंट भी इनका बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है और मेडिकेशंस भी इनकी बहुत ज्यादा चल रही होती हैं। नहीं, अगर जैसे कि अगर पेशेंट ने कंसीव कर लिया तो फिर ये है कि हम उसको फिर प्रेगनेंसी की तरह ही लेके चल रहे होते हैं। ये एहतियात तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, कि आपने पूरी मिसकैरेज भी हो सकता है, मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं ऐसे, मतलब वही फेलियर रेट यानी कि मिसकैरेज या अबॉर्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं।
तो लिहाजा ये कि आपने प्रिकॉशंस भी करनी है, और इसके बाद ये है कि बस ये कि कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। अगर आप लोग हैं इतना कर सकते हैं तो आप जाएं। और अभी बहुत कॉमन हो गया है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। अब तो मैंने देखा है काफ़ी कपल इस तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि वो कंसीव नहीं कर पा रहे, तो फिर ये वाला रास्ता लोग अपना रहे होते लाइक आफ्टर प्रेगनेंसी मदर फीड कितना जरूरी है हमारे बेबी के लिए? हैं। जी, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। इन अ सेंस के लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है, काउंसिल होना लोगों के लिए। हम तो खैर हर जगह हमने सेटअप बनाए हुए हैं काउंसलिंग के, ब्रेस्ट फीडिंग के, खास हम वार्ड्स में जाकर लोगों को, स्पेशली लोगों को गाइड कर रहे होते हैं जी आप डब्बे वाला दूध ना दें। बिकॉज आपकी जो ब्रेस्ट मिल्क में आपके पास जो ताकत रखी है अल्लाह ताला ने, जो आपके अंदर जितनी भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, जो ताकत है, वो सब ब्रेस्ट मिल्क में है। अगर आपका बच्चा टॉप फीड पे है, ऑब्वियसली वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो बीमार ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा वीक होगा ऑब्वियसली। तो हम तो सिर्फ और सिर्फ इसी बात पे काउंसिल करते हैं। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि जी मदर उठ नहीं सकती, अभी तो पहला दिन है, दूसरा दिन है, फीड नहीं आ रहा। एग्जैक्टली ज्यादातर लोगों का ये होता है कि ना फीड नहीं आ रहा, हाँ, या जो है ना बेबी फीड कर नहीं पा रही, यू नो। बिल्कुल। तो इसका क्या है? इसका ये कॉन्सेप्ट है जी कि अगर आपका बच्चा, देखो माँ के पेट से तो कोई कुछ सीख के नहीं आता ना। एग्जैक्टली अब हम भी आए थे, हमें भी ट्रेन किया गया। बच्चे को ट्रेनिंग में भी एक दिन लगता है, 24 एग्जैक्टली घंटे लगते एग्जैक्टली हैं। एंड काफी माँ ऐसी होती है जिन्हें यही नहीं पता होता कि जो इनिशियल क्लोस्ट्रम आ रहा है, यानी कि जो बेबी के लिए जो फीड का जो शुरू में जो वाटर हो रहा होता है, वो भी बहुत ज्यादा हेल्दी है। यू डोंट नीड टू डिस्कार्ड इट। काफी पेशेंट्स रहते होते हैं, वो कहते हैं जी अभी तो पानी आ रहा है, दूध तो आ ही नहीं रहा। तो ये तो बहुत ही गंदा कॉन्सेप्ट है। हम तो कहते हैं आप लगाएं। आप जितना ज्यादा बेबी को अपने आप से अटैच करेंगे, उतना ज्यादा ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होगा, उतना ज्यादा जो है वो आपका, यानी कि बेबी आपके यूट्रस के लिए भी अच्छा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। आप बाद में और पेचीदगियों से बचेंगे, पोस्टमार्टम हेमरेज से बचेंगे, पोस्टमार्टम कॉम्प्लिकेशन से बचेंगे। ठीक है, तो लिहाजा आपके लिए, और आपकी फीड आपका आना शुरू हो जाएगा, तो लिहाजा आप जितना ज़्यादा बच्चे को खुद से अटैच करेंगे, वो सकिंग करेगा, वो जितना सकिंग करेगा उतना अच्छा आपको फीड आना शुरू हो जाएगा बच्चे के लिए। तो आपने लगाना है। आपने हर 2 घंटे में, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आप हर 1 घंटे से लगाएं। अगर बच्चा फीड नहीं ले रहा, हर 1 घंटे से लगाएं, उसे स्टिमुलेट करें, उसे कान के पीछे स्टिमुलेट करें, ताकि वो जागे, वो सकिंग करना शुरू करे। बच्चे को सिखाएं। सिखाने से मुराद ये कि आप लगाएंगे तो वो सिखाएगा। या एग्जैक्टली जब हम फीडर लगाते हैं तो भी तो वो उसको सक ठीक है। करता है और वो सीख लेता है जी कि ना ये मुझे फीडर मिलेगा। जी। तो ऐसे जब वो मदर फीड के साथ जो है ना अटैच होगा, दूध पिएगा, तो उसको ये चीज वो खुद ही सीख लेगा। और बच्चे को भाई इतना ज्यादा ग़िज़ा की जरूरत ही नहीं होती। जो माँ कहते हैं बच्चे ने, उसका पेट ही नहीं भर रहा, उसका पेट ही नहीं भर रहा। एग्जैक्टली ये बहुत ज्यादा जो है ना आजकल के दौर में ये बहुत ज्यादा इशू है। तो दिन में कितनी दफा बेबी एवरी 2 आवरली, एवरी 2 आवरली आपने फीड कराना है। अब बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होना चाहिए ना। अगर उसको आपने प्रॉपर फीड नहीं कराया, माँ होती है वो रात में सो जाती हैं जी, बच्चा साथ में सो गया, वो पता ही नहीं है, वो सुबह उठ रही है, बच्चा उठा ही नहीं, या तो वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया। और सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ, इस टॉपिक के साथ आपको मैं एक और बात आपको बता दूं लोगों को, कि जी आप जो भाई, हमारे सामने भी ऐसा होता है कि फीड करा के सुला देती है, हाँ जिसकी वजह से बच्चा क्या होता है, एस्पिरेट कर लेता है। ये सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है कि भाई बच्चा उठा ही नहीं है। अक्सर केसेस होते हैं सुबह, रात में सुलाया, सुबह बच्चा उठा ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी माँ की गलती है, माँ का ब्लंडर है कि आपने बच्चे को बर्प नहीं कराया, आपने बच्चे को हजम ही नहीं करवाया, डाइजेस्ट नहीं करवाया। एग्जैक्टली देन अब वो उसने सारा का सारा जो मिल्क है वो अपने एस्पिरेट कर लिया, यानी कि सांस की नाली में ले लिया, एंड देन वो उसी वक्त कोलैप्स हो गया बच्चा, आपको पता भी नहीं चला। तो ये बहुत बड़ी पेचीदगी है, माँ को पता भी नहीं चलता। और अक्सर अक्सर माँ ये कहती हमारा पहला बच्चा इससे ज़ाया हुआ था, रात को सुलाया, दूध पिला के सुबह उठा ही नहीं। तो ये रीजंस होता है, दैट इज द रीजन कि वो एस्पिरेट कर लेते हैं, वो सारा दूध जो है वो सांस की नाली में ले लेते हैं। तो इसलिए आपको बर्प कराना है। बच्चे की केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली तो माँ बनना एक बड़ी बर्प नहीं करवाएंगे, डकार नहीं दिलाएंगे बच्चे को, तो वो डाइजेस्ट कैसे करेगा? एग्जैक्टली। तो उसको लेटाना, कंधे पे रखें 10 मिनट तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। ये तमाम चीज़ें हैं जो बच्चे के लिए भी इंपॉर्टेंट है। माँ को अपनी भी ख्याल रखना है, पोस्चर मेंटेन करना है जी। काफ़ी औरतें होती हैं जो सिजेरियन में कहती हैं जी सिजर नहीं कराना, हमारी पोस्चर खराब हो जाएगा, हमें पेन नहीं जाता, बैक पेन नहीं जाता, लाइफ टाइम बैक पेन हो जाता है। भाई ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा खुद का भी सिजेरियन हुआ है, सो मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं तो बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई पोस्चर। मेरी जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर थी माशाल्लाह वो बहुत अच्छी थी। हेल्थ भी इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, और आपकी डाइट भी बहुत ज्यादा इस पे डिपेंड करती है। और केयर और पोस्चर, आप फीड कराते हुए पूरा ना झुकें, आप इस तरह अपने पोस्चर को मेंटेन रखें कि जी आपने अपने आप को फिट रखना है अपने। अच्छा, लेट्स सपोज अगर कोई टॉप फीड पर है भी कोई बेबी, तो दिन में कितनी दफा हम दे सकते हैं जो नॉर्मल है, लाइक जो बेबी को बहुत ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए? नहीं मिस मायरा, मैं आपको टॉप फीड के बारे में कुछ भी नहीं कहूँगी कि मैं इसको इंकरेज ही नहीं करती।
मैं बिल्कुल भी नहीं कहती कि आप टॉप फीड, अगर मैंने इसको टॉप फीड कह दिया तो हर माँ जो है ना उनको मिल जाएगा कि जी अच्छा अच्छा, हर मतलब टॉप फीड देनी ही नहीं है, बिल्कुल मेरी नजर मदर में फीड के साथ ही जाए। एग्जैक्टली ये दें कि कुछ मदर ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि आ नहीं रहा, या हमारे उस एरिया की शेप ऐसी नहीं है जो बेबी इजीली जो है ना उसको फीड कर सके, लाइक निपल हमारी सही नहीं है, एग्जैक्टली शेप में नहीं है, यू नो। उसका आंसर भी है कि बच्चा सक करेगा तो ही शेप बनेगी। दैट इज द प्रॉब्लम कि आपने उसको सक किया ही नहीं बच्चे ने, और जितना सक करेगा उतना अच्छा फीड आएगा। तो आपने ब्रेस्ट मिल्क के अलावा बहुत मजबूरी है, बहुत मजबूरी है कि अगर अल्लाह ना करे पेशेंट जो है पोस्ट ऑपरेटिवली आईसीयू में है, या अल्लाह ना करे पेशेंट जो है वो कोई ब्रेस्ट का अपने कोई ट्रीटमेंट में है, लाइक उसका खुद का ट्रीटमेंट चल रहा ऐसा हो, कोई ट्रीटमेंट हो जिसमें ब्रेस्ट फीड कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, या आप नहीं, या ऐसा कोई इन्फेक्शन है। वैसे अब तो हेपेटाइटिस बी सी में भी हाँ फीड करवाते हैं, हम तो कहते हैं कि हाँ फीड कराओ ना, जो बहुत ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड अपने ब्रेस्ट फीड मना होता है, ऐसे मेडिकेशंस पे है जो ब्रेस्ट फीड वाली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, या अगर अल्लाह ना करे मदर को झटके पड़ते हो या कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो, तो उसमें भी हम ये कहते हैं कि अगर माँ एडमिटेड है और नहीं भी मतलब कि फीड करा सकती तो आप एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क दें, यानी कि आप जो है वो पंप के जरिए थ्रू निकालें और आप वो फीड दें। एंड यू नो आप ब्रेस्ट एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क जो है वो EBM जो है आप 24 आवर्स तक स्टोर भी कर सकते हैं। क्या वो कहती है ना कि जी खराब हो जाता है हमने सब करके रखा था, ऐसा नहीं होता। आप जो है वो अगर आप फ्रिज में भी रख रही हैं तो आप दे सकती हैं बच्चे को। नॉर्मली भी कुछ माएँ अगर नहीं फीड करा रही हैं, लेट सपोज कुछ होती हैं अपना पोस्चर मेंटेन, फिगर मेंटेन करने के लिए वो फीड नहीं करवाती हैं, तो लेट सपोज तो फिर वो ये कर सकती हैं लाइक अपने ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करके रख just लें, because of this reason, yeah, just I because do of not, this reason, no I do not promote this कि जी आपने बच्चे को फीड दिया, भाई बच्चे का ये तो बुनियादी हक है। नहीं तो इसका कोई नुकसान तो नहीं है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। अगर कोई बहुत पेचीदगी वाली बात है मैं फिर यही कहूंगी तो हाँ जी आपने एक्सप्रेस okay. मिल्क दे सकते हैं, बिकॉज ये तो है तो माँ का फीड बच्चे के लिए उतना ही अफादियत भरा है। ओके तो आप टॉप फीड पे जाने के बनस्बत ये वाला रास्ता बहुत जो है करना, कम रीजंस हैं कि आप टॉप फीड पे जाओ, हाँ, नहीं तो आप मदर फीड के साथ ही जाओगे, और यही जो है ना जरूरी है बेबी के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए। एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं है कि पहले बच्चे में नहीं आया दूसरे में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। सेक्शन के बाद काफी लोगों की सोच होती है हमारे पास ऑपरेशन हुआ है अभी तो माँ उठ ही नहीं सकती है। अच्छा औरतें भाई 4-4 दिन तक पड़ी होती हैं बिस्तरों पे, भाई आप हम तो ये कहते हैं कि आप विदिन 8 आवर्स आप अपना जो है वो यूरिन का जो बैग होता है वो हटवाएं, पोलीज निकलवाएं, एंड देन यू नीड टू इमोबिलाइज आउट ऑफ बेड। अब आपका सिजेरियन हुआ है, कोई आपको कोई बहुत बड़ी कोई ऑपरेशन, सिजेरियन को बहुत बड़ा कोई ऑपरेशन माना जाता है जिसकी वजह से औरतें 4-4 दिन तक लेटी हुई होती हैं, फिर वो अपनी कॉम्प्लिकेशंस में जा रही होती है। ऑब्वियसली अगर आप मोबाइल नहीं होंगे, चलेंगे फिरेंगे नहीं, तो गैसेस बनना शुरू हो जाएंगी, एग्जैक्टली, एंड इट विल कॉज अ सिवियर पेन। फिर ऐसा लगेगा कि जी आपने कोई अंदर जो है ना कुछ छोड़ दिया है डॉक्टर साहिबा ने, क्योंकि वो मुझे दर्द नहीं जा रहा, भाई वो दर्द आपके गैसेस का दर्द है जो आपको बहुत पेन करेगा, वो जो आपकी खुद की गलतियों की वजह से, बैक पेन या पेट में आपको बिल्कुल ही ऐसा लगेगा कुछ गोला घूम रहा है, इस तरह के फीलिंग होगी, बैक पेन होगा, बहुत सिवियर पेन होता है। अच्छा सिजेरियन के कितने टाइम बाद डॉक्टर्स या आप लोग अलाउ करते हो कि नेक्स्ट बेबी कंसीव कर सकते हैं? अच्छा अब ये डिपेंड करता है, इस सिजेरियन पे नहीं इसका रेट है, इसका ये है कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी हुई है देन यू मस्ट नीड टू टेक अ ब्रेक ऑफ 2 इयर्स, ताकि आप उस बच्चे को इजीली केयर दे सकें, आप उस बच्चे को प्रॉपर्ली फीड करवा सकें। और वैसे भी ये होता है कि हम तो कहते हैं कि आपने बच्चे को फीड कराना है, और फीड कराने का लैक्टेशनल एमोनोरिया खुद का 2 साल का होता है, यानी कि जब तक माँ फीड कराएगी उसको पीरियड्स नहीं आएंगे, और हम ये कहते हैं 2 साल तक बच्चे को फीड कराना है। तो अमूमन तो हम ये कहते हैं कि गैप आप ज्यादा रखें तो अच्छा है। फैमिली प्लानिंग एक बहुत बड़ी चीज होती है कि जी आपने फैमिली प्लानिंग अपने आप को मेंटेन रखना है, तो 2 साल के गैप के बाद आप कंसीव करें, यानी कि पहले बेबी और दूसरे बेबी के दरमियान 3 साल का गैप होना, 2 साल के बाद आप कंसीव कर सकते करेंगे तो तीसरे साल में ही आएगा ना दूसरा, तो दैट मीन्स कि पहले और दूसरे बेबी में 3 साल का गैप हो, तो ये बेटर है, बहुत अच्छा है। ओके, और जिनको सिजेरियन होता है उनको क्या कोई लिमिट दी जाती है कि आप इतने बेबीज डिलीवर कर सकती हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकती? क्या है कोई लिमिटेशन इस तरह से होती है कि जी देखिए यूट्रस भी एक इंसान का ही पार्ट है ना, अब वो जितनी बार कटेगा। एग्जैक्टली। अच्छा ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपका पहला सिजेरियन हुआ है देन चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट भी सिजेरियन ही होगा। उसके बाद आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएंगे तो यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस इनटू अदर कॉम्प्लिकेशंस ना। तो लिहाजा हम 5 साल का गैप होता है तभी हम ट्रायल देते हैं वजाइनल डिलीवरी का, नॉर्मल डिलीवरी का, वरना हम अगर 5 साल से कम का गैप है तो फिर ये होता है कि हम सिजेरियन ही करते हैं। तो अब एक यूट्रस 1 बार 2 बार 3 बार
बस इसके बाद तो हम कहते हैं हम खुद जो है वो 3 to 4 बेबीज? नो, 4 इज नॉट अलाउड। ओके, 3। 2 के बाद ही हम तो जो है वो बीटीएल करने का एडवाइस करते हैं कि आपने 2 बच्चे हो गए, आपके 2 सेक्शन हो चुके हैं, तीसरी बार थोड़ा ख्याल रखिएगा। तीसरी के बाद हम ये करते हैं कि हम पेशेंट्स को काउंसिल करते हैं कि जी आप अपने बेबीज या तो बंद करवा दें, या आप एहतियात कर लें, या आप ऐसी कोई बच्चे रोकने वाली जो दवाइयाँ होती हैं वो इस्तेमाल करें, या इंट्रा यूट्राइन डिवाइस हम खुद रख लेते हैं। मतलब काउंसलिंग कंसेंट लेकर, हम इजाजतनामा लेकर एग्जैक्टली मरीजों से, और फिर हम जो है वो 5 साल का वक्फा रख देते हैं या 10 साल का रख देते हैं, जैसे पेशेंट को सूट करे जो वो चाहे। लेकिन आफ्टर 5 years 10 years देन अगर वो दोबारा चाहें तो पॉसिबल है? तो बेबी करना पॉसिबल है या बेबी बेबी ऑब्वियसली पॉसिबल तो है। आपने वो छल्ला निकलवा लिया, हाँ, यू कैन इजीली कंसीव अगेन। एग्जैक्टली। लेकिन बीटीएल में नहीं कर सकते, यानी कि बायलैटरल ट्यूबल लाइगेशन में आप ट्यूब्स आपकी लाइगेट कर दी ना इंट्राऑपरेटिवली, यानी कि आपकी जो ट्यूब्स हैं वो बंद कर दी, नाउ यू कैन नॉट कंसीव अगेन। बट अगर आपने कोई कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइस रखवाई है, या कोई और कॉन्ट्रासेप्शन कोई रिंग रखवाई है, या कोई पैच रखवाया है, या कोई इंजेक्शन लिया है, तो वो तो रिवर्सिबल है। तो आप अगर डिवाइस निकलवाएंगे यू कैन इजीली कंसीव अगेन। ओके ओके। बट ये है कि आपने सेक्शंस में थोड़ा ख्याल रखना है कि आपके 3 सेक्शन ज्यादा ना हो, उसके बाद चांसेस ऑफ मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है। वही बात है, फिर अवरनाल नीचे की तरफ होगी, चाहे वो 5 साल बाद हो या 10 साल बाद हो। लेकिन हाँ, आपने ज्यादा बच्चे फिर ऐसे 3 तक अलाउ है। नो, अच्छा डॉक्टर इकरा, आपसे मुझे एक सवाल करना था। नॉर्मली हमारी ऐसी कौन सी डाइट में चीजें हमें नहीं लेनी चाहिए जो बेबी कंसीव करने में इश्यूज पैदा करती हैं? सच एज लाइक लोग बोलते हैं कि चिकन खाने से बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं, आपको चिकन नहीं खाना चाहिए ज्यादा, एंड इस तरीके के ऐसे कौन सी प्रिकॉशंस हैं डाइट के अकॉर्डिंग? जी मिस मायरा, दैट इज द क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जी आपने ख्याल रखना है। मैं आपको बताऊंगी कि आप सिर्फ इस इनफर्टिलिटी के रिलेटेड डाइट का लिए कॉन्शियस ना हो, आप पूरी प्रेगनेंसी में भी अपनी डाइट से रिलेटेड कॉन्शियस होना जरूरी है। बिकॉज हम ये कहते हैं कि आपको कोई भी चीज़ की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, राइट? यू कैन टेक एवरीथिंग, ऐसा कोई बात नहीं है। या आपकी ये जो मिथ अभी आप बता रही हैं कि चिकन लेने से ये कंसीव नहीं होता, या इट इज़ वेरी रॉन्ग ना। आप जो है वो कैन फूड्स कह सकते हैं अवॉइड करें, ठीक है? जो आपके जो फ्रोजन फूड्स होते हैं वो अवॉइड करें। बट इसके अलावा जो आप तमाम चीज़ें लें, हर चीज़ में अपना प्रोटीन, अपनी अफादियत, कार्बोहाइड्रेट है, हर चीज़ में उसका फ़ायदा है। आप तमाम किस्म की डाइट इस्तेमाल करें। बस आपने अपनी जो रिस्क फैक्टर्स है, अगर एक पेशेंट हाइपरटेंसिव है तो उसने जो है वो ऐसी तेल, घी, मिर्चे, मसाले वाली चीजें नहीं खानी, जो कि इसके लिए आगे जाके जनरल हेल्थ के लिए भी बहुत इश्यूज क्रिएट करेगा। लाइक उसको कार्डियक प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन इश्यूज हो जाता है, ओबीज होना शुरू होगा, कार्डियक मतलब के रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाएंगे। तो आपने उसको लो सॉल्ट यानी कि एडिड सॉल्ट नहीं लेनी। आप नॉर्मल सॉल्ट खाएं, आप एडिड यानी कि पिंच ऑफ सॉल्ट अलग से ना डालें ग़िज़ा में। आप जो है वो तेल, घी, मसाले थोड़ा सा कम कर दें, ठीक है? मिर्ची मसाले आप बहुत कम कर दें, क्योंकि उससे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगे, गैस्ट्रिक अपसेट्स होना शुरू हो जाएंगे। आप ये तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। इसके अलावा अपनी डाइट के बाद आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जो पेशेंट्स जो मैंने बताया था आपको कि बेबी शुगर हो जाती है, जो डायग्नोज होते हैं कि उनको शुगर का प्रॉब्लम हो गया, तो वो अपनी डाइट को स्प्लिट करें। ऐसे पेशेंट्स में हम जो स्पेशली डायबिटिक होते हैं उनमें हम ये काउंसलिंग करते हैं कि आपको 6 मील डाइट खानी है, यानी कि आपने अपनी डाइट को 6 हिस्सों में डिवाइड करना है। सुबह आप जो ले रहे हैं उसमें आपने जो है ना वो गंदम का आटा, आपको जौ का आटा खा सकते हैं आप जो है ऐसी रोटी और ऐसी यानी कि रोटी खाएं। आप चावल बंद करें, अपने कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर दें आप, या अगर आप 1 बजे खाना खा रहे हैं तो आप 3 बजे सलाद ले लें। आप कोई एक फ्रूट ले सकते हैं शाम में, एनी वन फ्रूट, कोई एक फ्रूट। अच्छा, अगर आप में से कोई भी डॉक्टर इकरा शाहिद से कंसल्टेशन लेना चाहे तो ये जिना हॉस्पिटल जा सकते हैं। वहाँ पर डॉक्टर इकरा शाहिद आपके कौन से डेज हैं और किन टाइमिंग्स में वहाँ पे अवेलेबल होती हैं? अच्छा जी, वहाँ पे मैं डेली अवेलेबल होती हूँ मॉर्निंग टाइम पे, ठीक है? हमारे जो है वो 2 डेज ऐसे हैं जिसमें मैं आपको पूरा दिन अवेलेबल हूँ, लेबर रूम में या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में या वार्ड में। जो है वो मंडे एंड थर्सडे में आपको फुल डे मिल सकती हूँ, और बाकी आप डेली जो है वो सुबह 9 बजे से लेके 2 बजे तक आप कभी भी किसी भी वक्त आ सकते हैं। एंड ये बिल्कुल लोगों की सोच है भाई जिना जाएंगे तो हम धक्कों में खुआरी हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हमें लेंगे नहीं, ये भी बहुत कॉन्सेप्ट exactly. बट वी ऑलवेज वेलकम फॉर एवरी पेशेंट। हम कभी किसी पेशेंट को डिनाई नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इजीली आ सकते हैं, डायरेक्टली मुझसे मिल सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो प्रॉब्लम, यस फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई मसला नहीं। तो डॉक्टर इकरा शाहिद के साथ हमारा बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा है और होपफुली कि आपके भी सवालों के जवाब इस पॉडकास्ट में हमने कवर किए हों। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस पॉडकास्ट को अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।